Hello dear students, this is your chemistry mentor HM Rizwan. स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 11 के लेक्चर 2 पे बेटा डिस्कशन करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, कुछ एक्सेप्शन शेयर की थी। आज इंशाल्लाह बेटा हमारी जो डिस्कशन है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन पे है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसेंशियल एलिमेंट है वो तो कार्बन है, क्या इसके अलावा कोई और भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। दूसरा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे द केमिकल डाइवर्सिटी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इतनी तादाद में क्यों है। आज बेटा इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें बेटा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो तो हमारे पास बेटा कार्बन है। तो हम लोग कार्बन के साथ और कौन कौन से एलिमेंट्स बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, तो हम कहते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, phosphorus and rarely some metals। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी, और कुछ केसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। और बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। इंशाल्लाह क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स की भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इस लेवल पे हमें जस्ट इस बारे में इल्म होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक नहीं है, ये आपने याद रखना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं इसकी बेटा आप लोगों को डिटेल बता चुका हूं कि सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी कंपाउंड नहीं है कि वो ऑर्गेनिक हो और उसमें कार्बन ना हो। तो स्टूडेंट्स कंपोजिशन से हमें इस बात का आइडिया हो गया कि कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया था तो हमने लिखा था द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा यहां से हमें आइडिया होता है कि हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। द हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives, the hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds। तो हमें बेटा यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा, जैसे बेटा लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस की थी। जैसे इस केस में देखें मेरे पास इस केस में कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे नेक्स्ट केस में मेरे पास CH3, यहां पे मेरे पास Cl, बेटा Cl क्या चीज है, एक हेलोजन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th की केमिस्ट्री में कि हेलोजेंस आर द 7th ग्रुप एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो बेटा ये देखें मेरे पास यहाँ पे हेलोजन भी प्रेजेंट है। अगर नेक्स्ट में बात करूं बेटा CH3NH2, बेटा ये भी मेरे पास क्या है,
इस केस के कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो इससे हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सो ऑन बहुत सारे और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें इस चीज को इलेबोरेट करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और इनकी मैग्नीट्यूड भी ओवरऑल जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो बेटा उसमें जो मेजर पोर्शन अभी तक जितने कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं उनमें बेटा जो मेजर पोर्शन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। और आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यही है जो बेटा हमारे पास मोस्टली पेपर में रिपीट होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ द केमिकल डाइवर्सिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि क्या रीजन है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी तादाद में ज्यादा क्यों होते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल डाइवर्सिटी का मीनिंग समझेंगे, केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा इसकी एक्चुअल रीजन क्या है कि हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी तादाद में ज्यादा क्यों है। तो बेटा उसकी सबसे फर्स्ट रीजन जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि हमारे पास कार्बन जो है बेटा दैट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। स्टूडेंट्स टेट्रा का मतलब क्या होता है। टेट्रा का मतलब बेटा होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। और वैलेंसी को बेटा हम यूं डिफाइन करते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद एन अदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। बेटा हमारे पास यहाँ पे जो वैलेंसी है वो कार्बन की 4 है। तो अगर हम देखें कार्बन की बेटा अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो बेटा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो बेटा वो 1s2 2s2 एंड 2p2। आप लोग बेटा गौर से देखें ये मेरे पास n की वैल्यू 1 है। बेटा जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसको हम लोग k शेल बोलते हैं। जब n की वैल्यू बेटा 2 होती है तो उसको हम लोग l शेल बोलते हैं। और स्टूडेंट्स जो लास्ट पे शेल मेंशन होता है हम लोग केमिस्ट्री में उसको वैलेंस शेल मींस के आउटर मोस्ट शेल कंसीडर करते हैं। तो देखें इसका मतलब यहां पे कार्बन का जो बेटा वैलेंस शेल है दैट इज l शेल। तो यहां पे जो वैलेंस शेल है वो हमारे पास बेटा l शेल है। तो देखिए वैलेंस शेल में ये जो आपको एक्सपोनेंट्स नजर आ रहे हैं दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा देखो इसमें 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस दैट कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो कार्बन के वैलेंस शेल में हमारे पास बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन 4 के 4 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो बेटा इसमें हमारे पास 3 फिनोमिनाज हैं जो एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं द मैग्नीट्यूड एंड द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 1 बेटा हमारे पास जो एक्चुअली रीजन है बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म को कि हमारे पास बेटा फर्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो आइसोमेरिज्म है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज्यादा होने की वजह बेटा फर्स्ट रीजन आइसोमेरिज्म है। सेकंड की बेटा बात करें तो सेकंड हमारे पास कैटिनेशन एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कैटिनेशन। और बेटा कैटिनेशन को हम लोग ना डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। कैटिनेशन जो है बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ कार्बन करता है, तो इंशाल्लाह हम लोग इस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ कार्बन करता है, बहुत सारे और एलिमेंट भी करते हैं, लेकिन कार्बन मैक्सिमम क्यों करता है ये भी इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद बेटा एक और रीजन दैट इज द मल्टीपल बॉन्डिंग। बेटा कार्बन जो है ना ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो थर्ड रीजन बेटा इसकी क्या है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग बेटा मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि मोर देन 1 बॉन्ड हो बेटा 2 हो 3 हो। तो आपने ये भी याद रखना है बेटा किसी भी 2 एटम के दरमियान में जो मैक्सिमम बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जिसको बेटा हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं बेटा वो मैक्सिमम 3 होते हैं। तो ये कार्बन की कैपेबिलिटी है बेटा कि वो अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, मल्टीपल बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ भी कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, सल्फर के साथ भी। तो बेटा बहुत सारे डिफरेंट
एलिमेंट्स के साथ बेटा कार्बन जो है ना वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली रीजन बेटा हमारे पास आइसोमेरिज्म। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आप लोग इसको आइसोमेरिज्म को आप लोग बेटा इंपॉर्टेंट रेज टू पावर इंफिनिटी ये बेटा मेंशन कर लें। बहुत बार बेटा फेडरल बोर्ड में ये रिपीट हो चुका है, पूछ जाता है व्हाट आर आइसोमर एंड ड्रॉ द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, कभी कहता है ड्रॉ द आइसोमर ऑफ पेंटेन, कभी कहता है ड्रॉ द आइसोमर ऑफ हेक्सेन। तो बेटा आज मैं आपको इंशाल्लाह एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको वो पेंटेन बोले, ब्यूटेन बोले, हेक्सेन बोले, हेप्टेन बोले, इनमें से बेटा कोई भी आपको वो कहे कि इसके आइसोमर ड्रॉ करें, तो सबसे पहले बेटा आपको ट्रिक बताऊंगा वो कि क्या आपको कैसे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ आइसोमर है। और आज इंशाल्लाह हम लोग ये भी सीखेंगे कि एक कंपाउंड के नया आइसोमर बेटा कैसे बन सकता है, वो भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग इस टर्म को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। बेटा ये फर्स्ट रीजन है हमारे पास कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा वो इतनी तादाद में उनकी मैग्नीट्यूड यानी कि ज्यादा क्यों है। बेटा फर्स्ट रीजन आइसोमेरिज्म है। हम बेटा सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एन आइसोमेरिज्म। बेटा इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different arrangement of atom in a molecule are called isomers to each other, and the phenomenon is known as isomerism। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इंशाल्लाह ये नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इंशाल्लाह क्लास 10 की केमिस्ट्री में आपको ना फुल डिटेल में बेटा हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इस चीज को समझते हैं कि कैसे कंपाउंड्स को आइसोमर बोलते हैं। हम लोगों ने इसकी बेटा वर्ड एटमोलॉजी, मैंने लास्ट टाइम भी इंशाल्लाह आप लोगों से बेटा वर्ड एटमोलॉजी शेयर की थी और मैंने बताया था कि हर लेक्चर के अंदर बेटा मैं सबसे पहले आपके साथ वर्ड एटमोलॉजी शेयर करूंगा। तो देखिए बेटा आइसोमेरिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। नंबर 1 आइसो। बेटा ये जो आइसो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड आइजोस व्हिच मींस सेम। इसका मतलब बेटा सेम होता है। नेक्स्ट मेरे पास बेटा ये जो वर्ड है दैट इज मर। बेटा मर का मीनिंग क्या है? मर का मीनिंग बेटा पार्ट हो सकता है, आप पार्ट कंसीडर कर लें, आप इसको बेटा यूनिट कह दें, आप इसको बेटा कंपोनेंट कह दें। इन तीनों का मतलब सेम ही है कि पार्ट है, यूनिट है, कंपोनेंट है। तो हमारे पास बेटा ये जो थर्ड वर्ड है इसके अंदर दैट इज इज्म। इज्म मीन्स दैट इज फिनोमेना। बेटा अगर इसका ओवरऑल मीनिंग देखा जाए ना तो हम कहते हैं इसमें एक्चुअली हमारे पास कि ऐसे कंपाउंड सारे के सारे जिनमें बेटा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बेटा ऐसे कोई कंपाउंड्स हैं? यस बेटा। सबसे पहले वैसे तो बेटा इसकी फुल डिटेल आप लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास बेटा जो आइसोमर्स होते हैं उनकी बेटा 2 बेसिक कैटेगरी है। एक बेटा हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। लेकिन बेटा क्लास 10 के लेवल पे ना हमने जस्ट एक सब टाइप डिस्कस करनी है अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आइए बेटा हम लोग इसकी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास बेटा आइसोमर क्या होते हैं। हमारी बुक के अंदर बेटा जो आइसोमर डिस्क्राइब किया हुआ बेटा 3 आइसोमर जो बेटा हम लोगों ने डिस्कस करने बेटा। नंबर 1 सबसे पहले बेटा हमने डिस्कस करना है आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन। नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस करना है नंबर ऑफ आइसोमर फॉर पेंटेन। नेक्स्ट बेटा डिस्कस करना है नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ हेक्सेन।
बस बेटा, अगर आपके लेवल पे मैक्सिमम बेटा इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपके लेवल पे बेटा आइसोमर के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात हमने ये देखना है कि मेरे पास इस ब्यूटेन का मतलब क्या है। तो बेटा हम लोग इस पे अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे कि हमारे पास ब्यूटेन का मतलब क्या है, पेंटेन का मतलब क्या है, हेक्सेन का मतलब क्या है। वैसे बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ये रूट नेम बता चुका हूं कि अगर बेटा रूट नेम 1 हो तो हम उसको मेथ बोलते हैं, 2 हो तो एट बोलते हैं, 3 हो तो बेटा प्रॉप बोलते हैं, 4 हो तो ब्यूट बोलते हैं, 5 हो तो पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक एंड सो ऑन। बेटा ये हमारे पास रूट नेम्स हैं। और बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो आपको एन एन नजर आ रहा है, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द क्लास ऑफ अल्केन। इसका मतलब ये जो मेंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे अल्केन क्लास के हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि हमारे पास ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के कैसे नंबर ऑफ आइसोमर फाइंड करेंगे और उसको किस तरह ड्रॉ करेंगे। आइए बेटा नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रिक डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इस ट्रिक से आइडिया हो जाए कि नंबर ऑफ आइसोमर अगर आप लोगों ने अल्केन की फाइंड करने हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने बेटा ये ट्रिक याद कर लेना है। अच्छा इस बुक को ट्रिक को बेटा आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, ये जस्ट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप लोग नंबर ऑफ आइसोमर को फाइंड कर सकें। ट्रिक है 2 raised to power n-4 + 1। ये ट्रिक है हमारे पास जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे जरा गौर से देखें, यहां पे मेरे पास ब्यूट मेंशन है एंड ब्यूट मींस देयर इज द वैल्यू ऑफ n = 4। तो आप देखें जरा गौर से, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 4 मेंशन करता हूं तो मेरे पास यहां पे 2 raised to power 4 - 4 और +1 आ गया। तो यहां पे मेरे पास ये 4 - 4 करेंगे तो 2 raised to power 0 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। और आप लोग स्टूडेंट्स मैथ में इस चीज को पढ़ते हैं, अगर किसी भी चीज की बेटा पार जो है वो 1 के 0 के इक्वल आ जाए तो बेटा वो 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 100 भी लिखा होता उसकी पार 0 होती तो वो 1 के इक्वल होता। 1000 भी लिखा होता उसकी पार 0 होती तो बेटा वो भी 1 के इक्वल होता। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 जब 2 raised to power बेटा 0 आ जाए तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 1 प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 + 1 करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर हमें 2 मिल रहा है, जो हमें बता रहा है कि जो n की वैल्यू 4 आपने मेंशन की है ये ब्यूटेन के एक्चुअल में 2 आइसोमर है बेटा। ब्यूटेन के बेटा 2 आइसोमर है। ओके, हम इसको ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स ड्रॉ करने के लिए बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह ड्रॉ करेंगे। आपने जरा फोकस करना, बड़ी आसान बात है। आपने जरा सबसे पहले इस वर्ड को बेटा, ये जो प्रीफिक्स लिखा ना रूट नेम ब्यूट है, ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। तो आपने ना बेटा ये इस तरह ना ये मेन चेन की बेटा ये आपने ना 4 कार्बन एक मेन चेन बना दी। अब देखिए मेरे पास इसका दूसरा आइसोमर है, 2 आइसोमर है। तो दूसरा आइसोमर आपने जब भी देखना है, दूसरा आइसोमर बेटा या तो चेन की वेरिएशन से बनता है या कार्बन की डिग्री की वेरिएशन से। कार्बन की डिग्री वेरिएशन तो बेटा आपने पढ़नी कोई नहीं, यहाँ पे आपने बस चेन की वेरिएशन। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इस वक्त इस मेन चेन के अंदर 4 कार्बन है। जब भी नया आइसोमर बनाना है आपने मेन चेन से एक कार्बन को कम कर देना है। जैसे इस वक्त इस मेन चेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। मैंने नया आइसोमर बनाना है, मैं इसमें से मेन चेन में से एक कार्बन को कम कर दूंगा और ये मैंने उसको एज ए ब्रांच शो कर दिया। अब देखें, अब मेरे पास मेन चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3। लेकिन बेटा एक बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने ब्रांच लगानी है तो कभी भी टर्मिनल कार्बन पे ब्रांच ना हो, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पे ब्रांच कंसीडर नहीं की जाती, वो मेन चेन का पार्ट होता है। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन इसके ऊपर ब्रांच मेंशन नहीं करनी। आपने उसके मिड में एक कार्बन, 2 3 जितने भी कार्बन है कहीं भी आप ब्रांच लगा दें, लेकिन आपने टर्मिनल कार्बन पे ब्रांच मेंशन नहीं करनी। तो बेटा जरा गौर से देखें, हम लोग ना कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड्स बनाता है, यहां हमने डिस्कस किया कार्बन बेटा 4 बॉन्ड्स बनाता है ना, उसकी वैलेंसी बेटा 4 है। अब आप देखें ये अब बच्चों वाली बात है, कार्बन के ना 4 बॉन्ड्स हमने कैसे पूरे करने हैं, हाइड्रोजन से बेटा पूरे करने हैं। मेरे पास ना ये इस वक्त इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, मैं इसके साथ बेटा इधर ना 3 हाइड्रोजन शो कर दूंगा तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन में देखें 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ बेटा मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा तो इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ बेटा 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा
इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ बेटा मैं 3 हाइड्रोजन लगाऊंगा, इसके 4 बॉन्ड भी पूरे हो गए। अब स्टूडेंट इसका नेम क्या है? अच्छा, इसका नेम वैसे तो हमें पता है कि बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो तो ब्यूट होता है, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन है। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों ने ना एक छोटा सा और बेटा इसमें प्रीफिक्स ऐड करना है। अगर इस मेन चेन के अंदर कोई बेटा ब्रांच प्रेजेंट ना हो तो बेटा हम लोग उसके स्टार्ट में स्मॉल एन लिखते हैं। इस एन का मतलब बेटा नॉर्मल चेन है। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बेटा नॉर्मल चेन के बारे में बता रहा था। इंशाल्लाह हम लोग फर्दर दोबारा इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, वहां पे ये बात आएगी। तो बेटा इसका नेम ओवरऑल बन गया एन ब्यूटेन। क्या नेम बन गया बेटा इसका? एन ब्यूटेन। नेक्स्ट केस में देखें, मेरे पास बेटा ये आगे फिर वही मैंने चेन बनाई हुई है। नंबर ऑफ बेटा हाइड्रोजन कैसे फुलफिल करने हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अब बेटा मैं डायरेक्ट इधर मेंशन कर रहा हूं, आप लोगों को शेयर कर दिया कि आपने बस नंबर ऑफ बॉन्ड्स ना बेटा कार्बन के पूरे करने, और बेटा वो 4 होते हैं, तो आपने जितने बॉन्ड्स कम हो ना उतने हाइड्रोजन लगा देने। जैसे स्टूडेंट्स ये मेरे पास ना एन ब्यूटेन था, लेकिन इस केस में देखें तो आपको बेटा एक ब्रांच नजर आ रही है वाली, इसलिए जब बेटा ब्रांच आ जाए तो बेटा हम लोग ना उसका प्रीफिक्स आइजो यूज करते हैं। बेटा इसका नेम बन गया आइजोब्यूटेन। आइजोब्यूटेन। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपके सामने, ये इसका मतलब 2 ही आइसोमर है और कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा मेन चेन में देखें 3 कार्बन है, 3 कार्बन से कम कभी भी बेटा हमारे पास कोई आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना 3 कार्बन का, ना 2 कार्बन का, ना 1 कार्बन का। तो आप लोग यहां पे ये पॉइंट बेटा ऐड कर सकते हैं कि नोट बना सकते हैं बेटा अपने पास कि देयर इज नो आइसोमर्स, देयर इज नो आइसोमर्स। बेटा किस किस कंपाउंड के बेटा आइसोमर्स नहीं है? देयर इज नो आइसोमर किसके बेटा? सबसे पहले 1 कार्बन वाला बेटा क्या होता है? मीथेन, तो मीथेन का कोई आइसोमर नहीं बेटा। 2 कार्बन वाला बेटा क्या होता है? इथेन, इथेन का कोई आइसोमर नहीं बेटा। 3 कार्बन वाला क्या होता है बेटा? प्रोपेन, तो प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं है बेटा। 3 कार्बन से कम इसका मतलब कभी भी चेन नहीं होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गया है तो आपको 1 मिनट देते हैं बेटा, मुझे आप लोग क्या करें, मैंने एन की वैल्यू 4 यूज की है, आप बेटा एन की वैल्यू को 5 यूज करें और मुझे बताएं कि पेंटेन के कितने नंबर ऑफ आइसोमर होते हैं। आपको बेटा टाइम देते हैं 1 मिनट का, जल्दी से करें, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अगर बेटा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया होगा तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने बेटा इसका जो आंसर निकाला होगा वो जरा गौर से देखें बेटा। यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू अगर 5 आ जाए तो बेटा यहाँ पे 5 - 4 बेटा मेरे पास इसका आंसर 1 प्रोड्यूस होगा, और बेटा 2 रेज़ टू पावर 1 तो बेटा 2 का 2 ही आएगा, तो 2 + 1 बेटा करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आएगा। इट मींस दैट पेंटेन हैज 3 डिफरेंट आइसोमर। आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको फाइंड करते हैं कि मेरे पास अगर n की वैल्यू 5 है तो मैं यहां पे बेटा 2 रेज़ टू पावर n की बजाय बेटा 5 - 4 और यहां पे बेटा +1 मेंशन करता हूं, तो 5 - 4 करेंगे तो आंसर 1 आएगा बेटा। और बेटा 2 की पावर बेटा 1, बेटा 1 किसी भी चीज की पावर आए तो बेटा वो वैसे का वैसे नंबर रहता है, तो 2 1 2 ही रहेगा बेटा। +1 ऐड करेंगे तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 3 आएगा। इसका मतलब जो पेंटेन है, पेंटेन के बेटा 3 डिफरेंट आइसोमर है। और स्टूडेंट्स ये जो आइसोमर आपको नजर आ रहे हैं इसमें आपको ना बेटा ये मेन चेन है, ये जो आपको 1 2 3 4 और इधर 1 2 ये मेन चेन है। तो आप लोग जरा गौर से देखें, इस चेन में और इस चेन में डिफरेंस आ रहा है, हालांकि इनका बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अच्छा मुझे कैसे पता चला इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? जरा गौर से देखें बेटा, मेरे पास ना ये जो एन ब्यूटेन बेटा आपके सामने ब्यूटेन लिखा हुआ है, ये एन ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन, इन दोनों का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कैसे? आप जरा काउंट करें, इसमें 1 2 3 4 बेटा कार्बन एटम्स कितने हैं इसके अंदर? 4 प्रेजेंट है। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 और +3 6 2 8 और 2 10, और बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन 10 प्रेजेंट है। इस केस में भी देख लें आप लोग 1 2 3 4, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा कितने हैं? 4 है। ओके, हाइड्रोजन एटम काउंट करें, 3 +3 6 +3 9 और बेटा 1 ऐड किया तो देखिए हाइड्रोजन एटम भी इसके अंदर 10 है। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। इसी तरह बेटा सेम, अब मैं जब पेंटेन की आइसोमर ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहला स्टेप आपने
5 कार्बन एटम की बेटा मेन चेन बना लेनी है। जैसे आपके सामने ये 5 कार्बन एटम की चेन है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब भी नया आइसोमर बनाना है आपने बेटा मेन चेन से एक कार्बन को कम कर देना है। तो देखिए मैं मेन चेन से एक कार्बन को कम कर देता हूं, 1 2 3 4, और अब मैंने मेन चेन में एक कार्बन कम। अब जब ब्रांच लगानी है तो बेटा आपको बताया कि ये जो टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है, ये भी, इनके अलावा आपने ब्रांच लगानी है। तो बेटा 2 कार्बन अवेलेबल है, सपोज करें मैं यहां पे मेंशन कर दिया कार्बन। अब देखें यहां पे इसका मतलब एक और वेरिएशन चेन में पॉसिबल है। कैसे? आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करें, इसमें 1 2 3 4, और बेटा मैंने आप लोगों को बताया था एटलीस्ट मेन चेन में 3 कार्बन होने चाहिए। इसका मतलब अभी इसके अंदर 4 कार्बन है, एक और वेरिएशन बन सकती है। तो मैं इसको ना एक कार्बन को और बेटा अगर मेन चेन से कम करूं तो मेरे पास मेन चेन के अंदर बेटा ये 3 कार्बन रह जाएंगे। अब मेरे पास 2 कार्बन एज ए ब्रांच आएगा, और बेटा दोनों कार्बन जो है मैंने इस मिड वाले कार्बन पे एज ए ब्रांच लगाने हैं। ये जो बेटा मेन चेन है इसमें जो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन के ऊपर हमने ब्रांच नहीं लगानी। अब देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आएंगे, ये भी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि बेटा इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसने 2 बनाया बेटा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली इधर भी बेटा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और इधर बेटा 3 हाइड्रोजन। इस मेन चेन के अंदर कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं, तो बेटा इसलिए यहां पे N लिखेंगे, और 5 कार्बन है तो बेटा पेंट आ गया, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन आ गया, एन पेंटेन। इसमें जरा फोकस करें, इसमें उसी तरह बेटा हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने फुलफिल करनी है इसकी कार्बन की वैलेंसी, जैसे अभी आप लोगों को बताया है। ये बेटा इसमें एक ब्रांच आ रही है, और मैंने आप लोगों को बताया जब भी बेटा ब्रांच आएगी तो हम लोग आइजो का वर्ड यूज करेंगे, और बेटा 5 कार्बन है इसलिए आइजो पेंटेन। इस केस में देखें, इस केस में मेन चेन के अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये 2 ब्रांचेज हैं। अगर बेटा इनके हम लोग हाइड्रोजन एटम लगाएं तो बेटा कार्बन की वैलेंसी को हम लोग यूं फुलफिल कर सकते हैं। ये बेटा इसके अंदर देखें हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस बेटा 2 प्रेजेंट है। एक ही कार्बन के ऊपर बेटा अगर 2 ब्रांचेस आ जाएं तो बेटा हम लोग इसको नियो बोलते हैं, नियो। तो बेटा ये नियो फॉर्म है, NEO, नियो। और बेटा 5 कार्बन है तो पेंट आ गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, तो बेटा ये क्या बन गया, नियो पेंटेन। और स्टूडेंट्स एन का मतलब ना नॉर्मल है, आपने याद रखना, नॉर्मल का मतलब कि उसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। दूसरा आइसो का मतलब बेटा आइसो मतलब सेम होता है कि ये कंपाउंड वही है लेकिन एक ब्रांच आ गई है। अब बेटा इसमें एक कार्बन पे एक ब्रांच होगी, इस बात को आपने माइंड में रखना है। लेकिन जब बेटा नियो का वर्ड आता है, नियो एक्चुअली रिप्रेजेंट्स देयर आर 2 ब्रांचेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। अगर बेटा सेम कार्बन एटम के ऊपर 2 ब्रांचेस आ जाए उसको बेटा नियो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और नियो का मतलब एक्चुअली स्टूडेंट न्यू फॉर्म है, एक नई फॉर्म आ गई बेटा, तो बेटा ये नियो पेंटेन है। स्टूडेंट्स इसी तरह आप लोग 6 रखेंगे वैल्यू तो बेटा आप लोगों को नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ हेक्सेन पता चल जाएंगे। इसी तरह 7 रखेंगे तो आपको बेटा नए आइसोमर पता चलेंगे। बेटा ये जो आपको आइसोमर मैंने ड्रॉ किए हैं ये सारे के सारे आइसोमर बेटा एक ही फॉर्म है, और इन सारे आइसोमर में आप लोग जरा फोकस करें तो बेटा आपको ना एक चेन में वेरिएशन नजर आ रही है, 4 कार्बन 3 कार्बन, 5 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन। तो बेटा इसका मतलब इन सारे कंपाउंड्स का अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस का मतलब यह है कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन इज डिफरेंट, कि इसमें मेन चेन डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। इसमें मेन चेन में 5 कार्बन है, इसमें मेन चेन में 4 कार्बन है, इस मेन चेन में 3 कार्बन है। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके अंदर बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनमें मेन चेन डिफरेंट हो, number of carbon atom in the main chain are different, then these type of isomer are known as chain isomer। तो बेटा ये हमारे पास जितने मैंने आइसोमर्स ड्रॉ किए हैं दीज आर
चेन आइसोमर, इट्स अ सब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में ये चीजें समझाऊं। लेकिन फिर भी बेटा अगर किसी को बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह हम आपको आंसर करेंगे। और नेक्स्ट बेटा जो कार्बन की हमारे पास मैग्नीट्यूड और केमिकल डाइवर्सिटी की जो सेकंड रीजन है बेटा कैटिनेशन, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कैटिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो थर्ड रीजन है बेटा दैट इज द मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, इंशाल्लाह वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक बेटा प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज।